नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग इस बार 10वीं के एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस वीडियो में हम आपको सोशल साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। बहुत लोग इसको एसएसटी भी बोलते हैं। तो इसमें हम आपको चारों विषय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, जैसे हिस्ट्री, अर्थव्यवस्था, ज्योग्राफी हो गया और हमारा लोकतांत्रिक हो गया। ये सबका आपको मिलेगा इसमें इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि चारों विषय का। ठीक है, तो वीडियो को अच्छे से लास्ट तक देखना और एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर लेना। ठीक है, चलो मैं स्टार्ट करता हूँ, सब लोग स्टार्ट कर दो, याद करना। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है आपका कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरोध निम्नलिखित में कौन था। निम्नलिखित में कौन था, तो हमारा आंसर होगा पहला का श्रीमान ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रिया, बहुत लोग इसको ऑस्ट्रेलिया समझ लेते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया दोनों में बहुत फर्क होता है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, सी नंबर वाला हो जाएगा। सी नंबर पर आप लोग टिक लगाइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, तो अगला हमारा प्रश्न क्या बनता है। ये प्रश्न है कि काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा 3 नंबर है। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है। 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है। मैं आपको बता दूं, इसका आंसर होगा फरवरी क्रांति, लेकिन बहुत ऐसे किताब में इसका आंसर अक्टूबर क्रांति भी दिया रहता है और बहुत लोग बताते भी हैं। तो देखो, अगर आप लोग नेट पर सर्च मारोगे तो बताएगा कि फरवरी क्रांति को हम लोग रूसी क्रांति, अक्टूबर क्रांति के भी नाम से जानते हैं, लेकिन एक्चुअली में जो आपका बुक में आंसर दिया है वो दिया फरवरी क्रांति। भले ही आप लोग नेट पर या फिर कहीं पढ़े होंगे कि अक्टूबर क्रांति भी कहा जाता है। हाँ, मैं भी मानता हूँ कि फरवरी क्रांति को अक्टूबर क्रांति के नाम भी जानते हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन हमारा आंसर क्या होगा, फरवरी क्रांति होगा। ठीक है, अच्छे से याद कर लेना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन 4 नंबर है। देखो 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नवंबर 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था। यानी कि जो नवंबर 1917 में आपका पहली रूसी क्रांति हुई थी उसका तत्कालीन कारण क्या था, उसका रीजन क्या था। तो देखो ऑप्शन नंबर डी में दिया प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय, यानी कि प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था उसमें रूस की हार मिली थी, यानी कि रूस उसमें हारा था। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा डी नंबर वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आता है 5 नंबर। ये प्रश्न कहता है ना कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं। आपका जो हिंद चीन क्षेत्र है ना, हिंद चीन क्षेत्र, उसमें कौन कौन से देश शामिल है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर गौर से देखिए, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। ऑप्शन नंबर सी को गौर से देखिए, यही हमारा उत्तर है। कंबोडिया भी शामिल है, वियतनाम भी शामिल है और लाओस, यानी कि ये 3 देश हिंद चीन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा 5 का आंसर क्या होगा, सी नंबर होगा। यही 3 हमारा देश होगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है 6 नंबर। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है। अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है वियतनाम, बी नंबर में है थाईलैंड, सी नंबर में है लाओस और डी नंबर में कंबोडिया। सबको पता है कि अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है, तो कंबोडिया में स्थित है। ठीक है, कंबोडिया में स्थित है। और अंकोरवाट का जो मंदिर है वो किस चीज़ का मंदिर है, किसी को पता है? पता है तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैंने लाइव क्लास में आपको बताया था कि अंकोरवाट का जो मंदिर है वो कंबोडिया में स्थित है। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ, जो आपका कंबोडिया में वो मंदिर स्थित है वो हिंदू मंदिर है, लेकिन हिंदू मंदिर में हिंदू मंदिर किस देवता का मंदिर है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताओ, तो देखते हैं कितने लड़के बता पाते हैं। अगला क्वेश्चन लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौता कब हुआ था। देखो ये लखनऊ समझौता भी मैंने आपको बताया था सन 1916 ईस्वी में, 1916 में, यानी कि 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हुआ था। आंसर क्या होगा, ए नंबर वाला। ठीक है, याद रहेगा ना। अगला प्रश्न देखो, अगला आपका प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। तो याद रखना, अगर आपको ये नहीं पता रहे तो आप लोग मतलब ना एक कोई दोनों में से एक याद रखना। अगर कोई दोनों में से एक याद रहता है कब या फिर कहाँ पारित हुआ, इन दोनों में से कोई एक याद रखेंगे ना तो आप आसानी से बता देंगे। ठीक है, जैसे कि सितंबर 1920 कलकत्ता, तो अगर कलकत्ता याद रहेगा तो देख लो कलकत्ता, बाकी कहीं ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन नंबर यही में है, तो आप कलकत्ता 1920 टिक लगा देना। ठीक है, अगला प्रश्न अपना देखिए, तो अगला हमारा प्रश्न बनता है 9 नंबर ना। हाँ, ये प्रश्न कहता है कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुआ था। यानी कि जो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति मतलब कि आरंभ हुआ था वो किसके उद्योग से। लौह उद्योग से, खान उद्योग से, वस्त्र उद्योग से या फिर परिवहन उद्योग से। आपके पास 4 ऑप्शन है, लौह, खान और वस्त्र और परिवहन। ठीक है, तो देखो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा क्या, वस्त्र उद्योग। वस्त्र मतलब कि कपड़ा वपड़ा। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, हमारा आंसर होगा सी नंबर वाला। याद रखिएगा ना, सी नंबर वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब देखो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आता है, देखो उल्टा क्वेश्चन करके पूछा गया, जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया था। देखो कभी कभी मैंने आपको बताया होगा
मैंने आपको कभी कभी बताया था ना, देखो याद पारो, मैंने आपको बताया था कि वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो आप लोग बताते थे सर जी जेम्स वाट ने। अब उल्टा क्वेश्चन पूछा कि जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया था, तो वाष्प इंजन का आविष्कार किया था। किसने किया था, तो जेम्स वाट ने किया था। ये मत भूलना, कभी कभी क्वेश्चन उल्टा करके भी देता है, तो ध्यान रहे, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है 11 नंबर। ये प्रश्न कहता है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ, तो श्रमिक वर्ग का। किस वर्ग का, तो श्रमिक वर्ग का। ऑप्शन नंबर ए होगा, श्रमिक वर्ग का शोषण हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ हुई। प्रथम पेपर मिल की स्थापना, देखो प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ हुई थी, लंदन यानी कि जो कहाँ है अभी आपको पता है। और हमारा क्या है, जर्मनी है, इंग्लैंड में है ना। और हमारा क्या है, फ्रांस है। फिर हमारा क्या है, यूनाइटेड किंगडम, लखनऊ, लंदन को बोलते हैं, ठीक है। और इनमें से कोई नहीं, तो हमारा 12 का आंसर क्या होगा, हाँ वेरी गुड, जर्मनी। प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ हुई थी, पेपर मिल समझते हो ना, तो जर्मनी में स्थापना हुई थी, ठीक है। अगला प्रश्न क्या होता है, अगला प्रश्न देखो इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरुद्ध नहीं थे। अब समझते हो लोकतंत्र मतलब समझते हो ना, जो भी लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि लोकतंत्र के लोगों का शासन, यानी कि जनता का शासन। लोकतंत्र का मतलब यही हुआ, ठीक है। तो लोकतंत्र में रंगभेद के विरोध कहीं कौन नहीं थे, तो ध्यान रहे, ये क्वेश्चन एग्जाम कई बार पूछा जाता है। जेड गुडी, आप लोग जेड गुडी का नाम कभी मतलब कि दिमाग से मत उतारना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यही वो व्यक्ति हैं जो लोकतंत्र में रंगभेद के विरोध नहीं थे। बाकी सब तो आपको पता ही है, आजकल के जमाने देख ही रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में कौन ईसाई बहुल देश है। ईसाई बहुल देश यानी कि ईसाई बहुल देश मतलब कि ईसाइयों का देश, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा 14 का करेक्ट आंसर होगा सी नंबर वाला, क और ख दोनों, नीदरलैंड और उत्तरी आयरलैंड, ठीक है। ये दोनों हमारा ईसाई बहुल देश है, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न क्या है, 15 नंबर। ये प्रश्न कहता है कि नाइजीरिया में किस वर्ष संघीय व्यवस्था की स्थापना की गई थी। नाइजीरिया में किस वर्ष संघीय व्यवस्था की स्थापना की गई थी, तो 15 का हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 15 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या आता है जी, अगला हमारा क्वेश्चन आता है 16 नंबर। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन कह रहा है कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है संघ राज्य की विशेषता नहीं है, तो इकहरी शासन व्यवस्था हो जाएगा सी नंबर वाला, इकहरी शासन व्यवस्था। क्या हो जाएगा, इकहरी शासन व्यवस्था सी नंबर वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखो जी, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य है लोकतंत्र की स्थापना करना, क्योंकि लोकतंत्र लगभग बहुत सारे देशों में स्थापना हो गई है लोकतंत्र की। लोकतंत्र सबसे बढ़िया तंत्र है, ठीक है, क्योंकि लोकतंत्र में हर काम मतलब कि समय समय पर होता है, ठीक है। और लोकतंत्र में कोई भी बाधा नहीं आती है। हमारे देश में लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र के अनुसार जो भी चुनाव हमेशा ठीक टाइम पर हो जाता है। बाकी अन्य देशों में जो लोकतंत्र जिस देश में नहीं है, उसमें चुनाव हमेशा टाइम पर नहीं होता, बहुत दिक्कत होता है वहाँ पर, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है बोलिविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था, तो वहाँ पर मतलब कि पानी की कीमत में वृद्धि का मुख्य कारण था, ठीक है। इसी को लेकर वहाँ पर बहुत सारे लफड़ा भी हुआ था, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन हमारा है 19 नंबर। ये क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सी एक बात लोकतंत्र व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, यानी कि लोकतंत्र के व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, वो कौन सी बात है, तो वो कौन सी बात है, वो बात है आपका बहुसंख्यकों का शासन। आंसर होगा डी नंबर वाला, ठीक है। अगला प्रश्न है कि आज दुनिया के लगभग कितने देशों में लोकतंत्र किसी न किसी रूप में विद्यमान है, यानी कि कहने का मतलब है कि आज दुनिया में लगभग कितने ऐसे देश हैं जहां पर लोकतंत्र की स्थापना लगभग हो चुकी है, मतलब कि पूरा हो चुकी है। तो देखो दुनिया में लगभग 100 ऐसे देश हैं जहां पर लोकतंत्र की स्थापना की गई। जैसे हमारा भारत देश है, हमारा भारत देश में लोकतंत्र है कि नहीं, लोकतंत्र के अनुसार ही ना चुनाव होता है, यानी कि जनता द्वारा एक मतलब कि अच्छे CM PM को चुना जाता है। वैसे ही दोस्तों लगभग 100 ऐसे देश है जहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना हो गई है और किसी न किसी रूप में वहाँ पर विद्यमान है, ठीक है, अनुमान लगाया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन अमेरिकी राजनीति में महिलाओं की भागीदारी। देखो अमेरिका के जो महिलाएं जो है उनकी राजनीति में भागीदारी कितना % है, यानी कि कितना प्रतिशत है, तो माने तो हमारा है 16.3%, ठीक है, 16.3%। इस क्वेश्चन के एक बार देख लेना, क्योंकि बुक में यही आंसर दिया है। बहुत लोग इसका आंसर कहते हैं सर जी ये नहीं होगा, ठीक है, 20% होगा, लेकिन 20% नहीं होगा एक्चुअली में, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है,
अगला हमारा क्वेश्चन है 22 नंबर। ये क्वेश्चन है कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। तो देखो जी, लोकतंत्र की सफलता नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करती है। जो हमारा आंसर सी नंबर में दिया है ना, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करती है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है 23 नंबर। ये प्रश्न कहता है कि वर्ष, यहाँ पर वर्ष ऊपर आधा र छूट गया। ठीक है, तो वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या, यानी कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 2001 में जनगणना जो हुआ था उसके अनुसार बिहार की जनसंख्या, तो अभी तो मतलब कि बिहार की जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन उसके अनुसार हमारी बिहार की जो जनसंख्या थी वो कितनी थी? 8.29 करोड़। ठीक है, बताओ 2001 की जनगणना के अनुसार 8.29, लेकिन इस समय देखो तो बिहार की आबादी सबसे ज़्यादा हो गई है। ठीक है, याद रखना। तो 23 का हमने आंसर क्या बताया? आपको सी बताया। अब देखो 24 नंबर, बिहार में जनसंख्या वृद्धि दर। अब आपको बिहार में जनसंख्या वृद्धि दर आपको बताना है। देखो बिहार में जनसंख्या वृद्धि दर कितना? 2.5, यानी कि 2.5%, 2.5%। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन बनता है कि बिहार में सर्वाधिक न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला। देखो जैसे बिहार हमारा सबसे मतलब कि कम, यानी सबसे नीचे आता है प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से, और सबसे हाईएस्ट में आता है गोवा। वैसे ही दोस्तों बिहार तो है, लेकिन बिहार में भी ऐसा कौन सा जिला है जहाँ का प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है, यानी कि सबसे कम है, सबसे न्यूनतम यानी कि सबसे कम है। तो आपका जिला है शिवहर। शिवहर का नाम सुने? शिवहर जो बिहार का एक जिला है। ठीक है, और बाकी पटना जिला का बात करें तो पटना जिला का जो प्रति व्यक्ति आय है ना, वो सबसे ज़्यादा है किसके? बिहार में, पूरे जिले के अनुसार। ठीक है, पूरे जिले में। अगला क्वेश्चन आपका है 26 नंबर। ये क्वेश्चन पढ़ो, इसका आंसर मैं आपको नीचे दिखाऊंगा। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में किसके अनुसार राष्ट्रीय लाभांश किसी समाज की वस्तुनिष्ठ अथवा भौतिक आय का वह भाग है जिसमें विदेशों से प्राप्त आय भी सम्मिलित होती है और उसका मुद्रा के रूप में माप हो सकती है। यह किसने कहा था? यह किस व्यक्ति का कथन है? यह किसने कहा था और यह कथन किस व्यक्ति का है? तो आप लोगों ने पिग्गू का नाम सुना है? पिग्गू का। देखो हम आपको बता दें कि जो हमारा मुद्रा का परिभाषा है, मुद्रा का परिभाषा कई तरह से हम लोग परिभाषित कर सकते हैं, क्योंकि मुद्रा को परिभाषित करने के लिए एक नहीं बल्कि हज़ारों विद्वान पैदा हो गए। हज़ारों विद्वानों ने मुद्रा को अलग अलग टाइप के अनुसार, अलग अलग तरीके के अनुसार उसको परिभाषित किए हैं। ठीक है, जिसमें से एक नाम है पिग्गू का भी। ठीक है, याद रखना, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है विनिमय बिल निम्नलिखित में किसका प्रकार है? विनिमय बिल निम्नलिखित में किसका प्रकार है? साख पत्र का प्रकार है ना, विनिमय बिल साख पत्र का। बहुत लोग इसका वस्तु विनिमय भी बताते हैं, तो एक बार देख लेना। शायद हमको लगता है इसका आंसर वस्तु विनिमय ही होगा। ठीक है, एक बार मैंने ये क्वेश्चन आपको शायद बताया था, एक बार इस क्वेश्चन को देख लेना। मैं आपको अभी मैं आपको कमेंट करके बता देता हूँ। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा इसमें हमको कन्फ्यूजन है। विनिमय बिल कह रहा है ना, तो हमको लगता है कि विनिमय बिल, अब देखो हमको भी कन्फ्यूजन 50-50 है, बी और सी दोनों में। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, मुद्रा वह है जिसके चारों तरफ संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है। यह कथन यह किसका वर्तव्य है, यानी कि यह कथन किसका है? देखो एक व्यक्ति है जिन्होंने कहा था कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों तरफ संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है। यहाँ पर रथ छूट गया, तो आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है, ये किसने कहा था? मार्शल। मार्शल का नाम कितने लोगों ने सुना है? अगर आप लोगों ने मार्शल का नाम सुना है तो पक्का आप लोग आंसर सही लगाएंगे। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन क्या बनता है? अगला क्वेश्चन बनता है, ये देखो क्वेश्चन, सूक्ष्म वित्त की सुविधा निम्नलिखित में किसे दी जाती है? सूक्ष्म वित्त की सुविधा निम्नलिखित में किसे दी जाती है? 19 का क्वेश्चन देखो, तो 19 का क्या होगा? 19 का करेक्ट आंसर क्या, 29 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, छोटे से छोटे तबके के लोगों को। ठीक है, छोटे छोटे तबके के लोगों को। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न क्या है? अगला हमारा प्रश्न है 30 नंबर। ये प्रश्न कहता है कि सेवा क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान है। सेवा क्षेत्र का सफल घरेलू उत्पाद में योगदान कितना? 55.1%, 60% या फिर 68%। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 3-4 बार पूछा गया। ठीक है, तो आप लोगों ने गौर नहीं किया होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद रखना। इसका करेक्ट आंसर होगा 55.1, यानी कि 55.1% आंसर होगा हमारा और ए नंबर वाला। ठीक है, तो याद रखना अच्छे से। बस इतना ही क्वेश्चन है। आज हम शाम को आपको मैथ का क्लास देंगे, तो शाम 7 बजे एकदम रेडी रहना आप लोग क्लास करने के लिए। ठीक है, चलो।